नमस्कार दोस्तों, आज हम महिला और बच्चों से रिलेटेड अपराध से संबंधित एक सीरीज के माध्यम से अलग अलग पार्ट में इनसे रिलेटेड अपराधों का अध्ययन करेंगे और एक शॉर्ट में अध्ययन करेंगे जो कि अनेक एग्जामों में ये टॉपिक आता है दोस्तों। जैसे आरएएस में, जैसे पुलिस से रिलेटेड एग्जाम हो गए और अन्य भी कई एग्जामों में ये टॉपिक आता है, जिसमें हम शॉर्ट माध्यम से इसको जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन से महिला और बच्चों से रिलेटेड ऑफेंस हैं उनके बारे में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम शॉर्ट में इसको समरी करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं महिला और बाल अपराध। पार्ट फर्स्ट में ये जानेंगे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये 2005 का एक्ट है दोस्तों। तो एक्ट में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि इस एक्ट का आने का उद्देश्य क्या था। देखो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से पहले का दौर ऐसा था कि घर के अंदर घरेलू हिंसा, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो, घर के अंदर महिलाओं के साथ हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे शादीशुदा या अन्य कोई छोटी बच्ची हो या अन्य कोई भी जो घर के अंदर जिसके साथ महिला के साथ हिंसा हो रही थी, उनके संरक्षण के लिए, जो घर के अंदर जिसका पता नहीं लग पा रहा था, उनके संरक्षण के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें एक्ट में मेन बात एग्जाम के हिसाब से जानने की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनफोर्स परिवर्तन कब हुआ था, ये डेट पूछ लेते हैं आपके लिए, यानी कि लागू कब हुआ था। लागू कब हुआ था ये पूछ ले, 4 डेट दे दी तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है। 26 अक्टूबर 2006 से ये परिवर्तन में आया था। देखो दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, संसद के दोनों सदनों से पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं तो ये तुरंत प्रभाव से गैजेट में जैसे ये प्रकाशित होने से लागू हो जाता है। तो इसको या फिर कोई अन्य डेट जो भी संसद चाहती है उससे लागू कर देते हैं इसको। तो ये डेट खास आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 26 अक्टूबर 2006 को ये एक्ट लागू हुआ था, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। और इसके बाद जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, तो इसमें कौन कौन पक्ष है, जिन जिन नामों को अपने को जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले घर के अंदर जो हिंसा हो रही है उससे एक पीड़ित व्यक्ति होगा, व्यथित व्यक्ति, ये कौन होता है, और जो हिंसा कर रहा है एक वो व्यक्ति होगा, प्रत्यर्थी बोलते हैं। और इन दोनों की आपस में जो ये इस पे हिंसा कर रहा है तो घरेलू नातेदारी में रह रहे हैं, ये घरेलू नातेदारी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये भी जानना पड़ेगा। और शेयर हाउस होल्ड के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, जो शेयर में कई मतलब परिवार के शेयर हाउस होल्ड करते हो, शेयर हाउस होल्ड में रहते हो, तो ये चीज़ वहाँ होनी चाहिए। तो अब इन 4 बातों को शॉर्ट में जान लेते हैं। क्या होता है व्यथित व्यक्ति, क्या होता है प्रत्यर्थी, घरेलू नातेदारी क्या होती है, साझाग्रस्ती क्या होती है। अब सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से घरेलू नातेदारी को, डोमेस्टिक रिलेशनशिप को समझते हैं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ये मान लो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई नातेदारी में रहते हैं, तो ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वो या तो रक्त संबंध से, खून के रिश्ते से, या शादी की वजह से, विवाह की वजह से, या फिर दत्तक कोई अडॉप्ट किया है उस वजह से उनमें रिश्ता हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जॉइंट फैमिली में जो परिवार के लोग रहते हैं, जैसे रक्त से चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे शादी के थ्रू कोई मेंबर आया हो, या फिर दत्तक कोई मेंबर हो, जैसे अविभक्त कुटुंब हो गया उसमें भी कोई अविभक्त, जैसे जॉइंट फैमिली होगी उसमें भी कोई मेंबर है, तो वो भी घरेलू, एक तरह से उसको घरेलू नातेदारी कहा जाएगा। जो कि साझाग्रस्ती में एक तरह से रहते हैं तो उसको घरेलू नातेदारी कहा जाता है। साझाग्रस्ती में रहने वाले लोगों को घरेलू नातेदारी कहा जाएगा। अब इसके बाद ये जानना पड़ेगा कि साझाग्रस्ती क्या होती है। साझाग्रस्ती जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं व्यथित व्यक्ति क्या होता है, प्रत्यर्थी क्या होता है। तो सबसे पहले व्यथित व्यक्ति। देखो, व्यथित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति कौन है, वो ऐसी महिला है, कोई महिला होगी जो कि प्रत्यर्थी के द्वारा, इस रेस्पोंडेंट के द्वारा अपने साथ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस होने का कथन करती है। ये कहेगी कि मेरे साथ प्रत्यर्थी के द्वारा घरेलू हिंसा हुई, ऐसा कथन करती है, तो उसको व्यथित, पीड़ित व्यक्ति, एक तरह से पीड़ित व्यक्ति हो गया कि मेरे साथ घरेलू हिंसा की है, महिला ये कह रही है। ऐसी महिला, व्यक्ति नहीं सॉरी, महिला जो अपने साथ प्रत्यर्थी के द्वारा, दूसरे रेस्पोंडेंट के द्वारा घरेलू हिंसा होने का कथन करती है, तो उसे क्या कहते हैं व्यथित व्यक्ति कहते हैं। प्रत्यर्थी कौन होता है, प्रत्यर्थी ऐसा, देखो प्रत्यर्थी हो सकता है कोई भी व्यक्ति, ये ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वयस्क हो चाहे वयस्क ना हो। वयस्क का मतलब 18 से ऊपर हो चाहे 18 से नीचे हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
और ये दोनों देखो व्यथित व्यक्ति भी ये दोनों रहते तो घरेलू नातेदारी में ही है, और प्रत्यर्थी भी घरेलू नातेदारी में रहते हैं, ये बात दोनों में आएगी। जो घरेलू नातेदारी में व्यथित व्यक्ति के साथ रहता है और जिसके विरुद्ध और प्रत्यर्थी के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति था उसके द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत अनुतोष चाहा गया। अनुतोष मतलब ये व्यथित व्यक्ति पीड़ा में थी, तो ये प्रत्यर्थी से अनुतोष मांगेगी भी मेरे साथ मेरे को भरण पोषण दो किसी तरह। तो वो प्रत्यर्थी कौन होता है, दोबारा बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो व्यतीत व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है, घरेलू नातेदारी मैंने बता दिया, तथा व्यतीत व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध अनुतोष चाहा गया हो इस एक्ट के तहत। तो ये परिभाषा यहाँ से क्लियर होगी दोनों की। हम ये व्यतीत व्यक्ति दी हुई है एक्ट के 2A में और प्रत्यर्थी दिया हुआ है 2Q में, और घरेलू नातेदारी दी हुई 2F में, और साझाग्रस्ती जैसे कि शेयर हाउस होल्ड बोलते हैं तो 2S में ही ये साझाग्रस्ती दे रखी है। अब साझाग्रस्ती क्या होती है दोस्तों, शेयर हाउस होल्ड समझना जरूरी है इसके लिए। देखो साझाग्रस्ती में कौन रहेंगे, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी दोनों, या तो दोनों जॉइंट किसी प्रॉपर्टी के स्वामी हैं उस रूप में रह रहे हैं, या फिर किराएदार कोई रेंट पे लेके रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली रह रही है, या संयुक्त परिवार के साथ रह रहे हैं। तो ये सारे जो होंगे साझाग्रस्ती कहलाएगी। चाहे किराए पे लेके मकान रह रहे हो, जॉइंट फैमिली रह सकती है, किराए पे लेके भी रह सकती है, और जॉइंट मतलब व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी जॉइंट स्वामित्व कोई जमीन है उस पे रह रहे हो साथ में, या संयुक्त फैमिली में रह रहे हो। और इस बात को इस चीज में गौर में नहीं लाएगी कोर्ट, किस बात को, कि उनका कोई अधिकार हक, उनका कोई अधिकार है या नहीं, हक है या नहीं, हित है या नहीं। तो इस बात को विचार में लाए बिना, इस बात को विचार में कोर्ट नहीं लाएगी, और बस इतना ध्यान रखेगी व्यतीत व्यक्ति के साथ वो इन तीनों जगह पे, चाहे संयुक्त मतलब परिवार की प्रॉपर्टी पे रह रहा हो, और चाहे उसमें मतलब किराएदार किराए पे लेके रह रहे हो, चाहे दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी हो किसी पे रह रहे हो, इस बात को विचार में नहीं लाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक्ट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी धारा आपके एग्जाम में आ सकती है और क्या क्या पूछ सकते हैं, मेनली क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक्ट का देखो, ये घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था ये भी पढ़ लिया हमने, और इसमें आगे सबसे पहले कि संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारंभ, नाम आपको पता लग गया, लागू डेट आपको पता लग गई, और ये कहाँ कहाँ परिवर्तन में है। ये देखो ये संपूर्ण भारत में लागू होता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर जो 370 हटी थी उसके बाद से संपूर्ण भारत में, जो कि आंशिक परिवर्तन 370 आर्टिकल 370 संविधान में हुआ था, ये भी आपके पूछ सकते हैं, जिससे ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया। कहाँ कहाँ लागू होता है, संपूर्ण भारत में। कुल 106 एक्ट थे जिनका कि संपूर्ण भारत में परिवर्तन हुआ था, जिसमें ये भी शामिल है, तो संपूर्ण भारत में लागू होगा। और इसके बाद है धारा 3, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ऐसी की ऐसी याद कर लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें इतना ध्यान रखिए, इसमें 5 तरह के जो घरेलू हिंसा के जो है दुर्व्यवहार हैं, जो एब्यूज है, जिसमें कि फिजिकल है, मेंटल है, और आर्थिक है, इकोनॉमिकल है। तो इस तरह की 5 एब्यूज है जो आपको बाद में बता दूंगा, उन 5 के नाम आपको इसमें याद रखने। और घरेलू हिंसा जो घर के अंदर महिला के साथ हिंसा हो रही है, जिससे कि उसके स्वास्थ्य को खतरा है, जिससे उसके शरीर को खतरा है, जिसके उसके अंग को खतरा है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसमें 3 में ये बातें ध्यान रखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और 5 तरह के जो एब्यूज है, जो दुरुपयोग है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा का नंबर भी पूछ सकते हैं कि घरेलू हिंसा कौन सी धारा में दिया गया है, तो घरेलू हिंसा धारा 3 में दी गई, जो महिला के साथ 3 में ही परिभाषा है, ये ध्यान रखना। घरेलू हिंसा की अलग से परिभाषा दे रखी है। और इसके बाद दिया हुआ संरक्षण अधिकारी को सूचना और सूचना देने वाले के दायित्व का वर्णन, तो धारा 4 जनरली ध्यान रखना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें संरक्षण अधिकारी का रोल होता है। संरक्षण अधिकारी अलग अलग स्टेट में, स्टेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से संरक्षण अधिकारियों को नियुक्त करती है, जो कि घरेलू घटना रिपोर्ट, जो कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटना घटित होती है उससे संबंधित रिपोर्ट देने का, रिपोर्ट करने का संबंधित मजिस्ट्रेट को, संबंधित जो भी उस क्षेत्र का थाना अधिकारी है उसको रिपोर्ट करते हैं कि इस क्षेत्र में इन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो आगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। तो पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आश्रय गृह के कर्तव्य कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें। चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति 8 पढ़ लेना।
नंबर भी, सेक्शन नंबर भी ध्यान रखना। मैं पढ़ाऊंगा भी एक बार आपको, जनरली वैसे बता रहा हूँ। 9वां संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य कर्त्य किस में दिए गए हैं, 9 में दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। जो लाल चिन्ह लगा रहा हूँ वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सेवा प्रदाता कोई ध्यान नहीं रखना। 11 सरकार की ड्यूटी है कि इस एक्ट का लोगों को जागरूक करे इसके प्रति, मीडिया के माध्यम से, अन्यथा टीवी चैनल के माध्यम से इसको दिखाए, ताकि महिलाओं को इस चीज़ का पता चले कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। तो इस एक्ट में 11 में दे रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, सरकार के कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं, तो धारा 11 में क्या क्या है। अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अन्य भी जो लीगल संबंधी प्रोविजन है उनके तहत जागरूकता लाना लोगों के बीच में। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धारा 12, मजिस्ट्रेट को आवेदन कहाँ होता है, और मजिस्ट्रेट कौन कौन सा होता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को आवेदन हो सकता है। अगर महानगर क्षेत्र है तो MM महानगर मजिस्ट्रेट को, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को आवेदन हो सकता है। और नोटिस की तामील, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, नोटिस की तामील 3 दिन के अंदर करवाई जाएगी, 3 दिन के अंदर। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग ध्यान रखना, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 16 कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। कैमरा मतलब बंद कमरे में, बंद कमरे का मतलब कोई बाहर के लोग वगैरह उसमें एंटर नहीं होंगे, बंद कमरे में, ताकि वो महिला की जो गरिमा है वो बनी रहे। उसके बारे में ज़्यादा कोई प्रचार नहीं होना चाहिए बंद कमरे में, जो कि उनकी समझाइश हो, कोई घर का मेंबर हो तो बंद कमरे में कार्रवाई किया जाना। बंद कमरे में कोई बाहर के लोग ज़्यादा उसको इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, पारिवारिक मैटर है। इसके बाद है 17, ये भी ध्यान रखना है, साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। महिला जो भी शेयर हाउस होल्ड है, साझा गृहस्थी की मैंने परिभाषा आपको बताई थी, जो साथ में शेयर करते हैं, संयुक्त परिवार के लोग होते हैं, तो उसमें निवास करने का राइट है। 17 पूछ सकते हैं कहाँ निवास करने का राइट है, तो 17 में। या उसमें निवास नहीं करने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है इसमें, बत्रा वर्सेस बत्रा एक केस था, बहुत ही फेमस केस था उसमें, कि या तो शेयर हाउस होल्ड में तो उसका अधिकार है, देखो अगर नहीं कर पा रही है तो उसको अल्टरनेट कोई न कोई मकान दिलाया जाए, किराए का दिला दो, या अन्यथा जहाँ उसका मतलब पूरा उसका विद भरण पोषण जो भी उसको जरूरत सामान है उसके सामान के सहित। उसके बाद 18 से 21, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में सीधा सीधा आ जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, कौन से आदेश दिए जा सकते हैं। तो संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा के संबंध में सेक्शन 18 में दिया जा सकता है। और निवास का आदेश, अगर घर से निकाल दिया है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, कोई एक हिस्से में रहने के लिए उसमें किसी एंट्री नहीं करना कि दूसरा उसके हिस्से में नहीं जाएगा, ऐसा आदेश भी कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। कोई मॉनेटरी रिलीफ संबंधी आर्थिक सहायता के बारे में 20 में ऐसा आदेश किया जा सकता है। और अभिरक्षा आदेश 21 में, मतलब कस्टडी, बच्चों की कस्टडी से संबंधित आदेश कहाँ किए जाते हैं, तो धारा 21 में ये डोमेस्टिक वायलेंस में बच्चों की कस्टडी के बारे में आदेश कर सकते हैं। और प्रतिकर, कोई कंपनसेशन है, उसको नुकसान हुआ है, कोई क्षति हुई है, तो उसके लिए कंपनसेशन भी दिलाया जा सकता है। किसको? व्यथित व्यक्ति को प्रत्यर्थी से दिलवाया जा सकता है। ये ध्यान रखना, 18 से लेके 21 तक दिए जा सकते हैं। इनका कोड भी बना सकते हो, जैसे PRMCC, ऐसे करके याद कर लो। P से प्रोटेक्शन, R से रेजिडेंस, PR परमानेंट रेजिडेंस, MCC में ऐसे करके याद कर सकते हो। या फिर वैसे नहीं हो रहा है तो सनी, सैनी, प्र, ऐसे करके कैसे याद कर लो। और ये आपके लिए बहुत है, 17 से लेके 22 तक आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको पूछ सकती है, इसके बारे में डिटेल में हम जाएंगे अब आगे। और फिर इसके बाद है 23, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश मंजूर करने की शक्ति। देखो 23 भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर कोर्ट में दूसरी पार्टी, जैसे कोई व्यथित पीड़ित महिला है, पीड़ित महिला ने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट में, तो उसको इंटरिम रिलीफ चाहिए, अंतरिम भरण पोषण चाहिए, उसको उसका गुजारा भत्ता चाहिए। तो अंतरिम एक मतलब अंतरिम पहले कुछ दिलाया जा सकता है कि इतना दे दो, जब तक कि डिसीजन नहीं हो जाए, अंतरिम कोई ऑर्डर किया जा सकता है। या फिर दूसरी पार्टी उपस्थित नहीं हो रही कोर्ट में, तो उस जो भी पीड़ित व्यथित व्यक्ति है उसका शपथ पत्र लेके उस पे ही एक पक्षी है, मतलब उसके पक्ष में ऑर्डर कर देंगे, दूसरी पार्टी नहीं आ रही है तो उसको जो भी वो रिलीफ मांग रही है कोर्ट को, जो युक्त प्रतीत होता है उसको रिलीफ दिलवा देंगे। सामान्यतः ऐसा होता नहीं, एक पक्षीय नहीं करते, लेकिन दूसरी पार्टी अगर आ ही नहीं रही है तो ये ऑर्डर करना पड़ता है। तो एक पक्षीय आदेश कहाँ है? धारा 23 में दिया गया है। 24 में क्या है? कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियां निःशुल्क देना। ये ध्यान रखना दोस्तों, निःशुल्क कहाँ दी जाती है? 24 में, धारा 24 में निःशुल्क प्रति दी जाती है। न्यायालय द्वारा जो भी ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर होता है उसकी प्रतियां निःशुल्क दी जाती है।
और 25 में क्या है, आदेश की अवधि और परिवर्तन के बारे में दिया गया है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना। 26 है अन्य वादों में विधि कार्रवाइयों में अनुतोष, ये भी कोई इतना नहीं है। 27 में ज्यूरिडिक्शन के बारे में दिया गया है, क्षेत्राधिकार कौन से न्यायालय को कौन से को नहीं होगा। जेएम फर्स्ट मैंने आपको बताया था कौन से क्षेत्राधिकार में सुनवाई हो सकती है, जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट। 28 में प्रक्रिया कौन सी लगेगी, तो सीआरपीसी के अनुसार, जो सीआरपीसी जो दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रक्रिया दी गई है वो यहाँ लागू होगी। और कुछ बिंदु है वो इससे अलग भी बिंदु है एक दो, वो हम अब जब पढ़ेंगे तो थोड़ा उसके बारे में देख लेंगे। और इसके बाद है 29वां अपील। अपील कहाँ होगी, अपील इसकी होगी सेशन कोर्ट में। कितने दिन में होगी, 30 दिन में, ये हम देख लेंगे, ये आप ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है, और इसके बाद है सेक्शन 30, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो लोक सेवक होंगे, यानी कि पब्लिक सर्वेंट होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद है सेक्शन 31 में क्या है कि प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति, जो कि रेस्पोंडेंट होता है। देखो इसमें दो शुरू में बताया था, एक तो पीड़ित होता है, एक प्रत्यर्थी होता है। जो पीड़ित को तंग परेशान करता है उसको प्रत्यर्थी, तो उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर देते हैं, तो उसके भंग के लिए शास्ति दी गई। इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर के भंग के लिए शास्ति दे रखी है दोस्तों, ये ध्यान रखना, किसी और ऑर्डर के भंग के लिए नहीं है। इसलिए 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति। और ये अपराध अजमानती होगा जिसमें जमानत न्यायालय से ही होगी, और उसके लिए सीआरपीसी से इस पे अप्लाई होती है। जमानत आवेदन पत्र 437 सीआरपीसी के तहत लगेगा। और प्रसंज्ञान और सबूत कोग्निजेंस एंड प्रूफ 32 में दे रखा है, ये भी अच्छा प्रोविजन है। 33, अगर संरक्षण अधिकारी या प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया गवर्नमेंट ने, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, ऐसे मस्ती में घूम रहा है, तो उसके लिए शास्ति जो पेनल्टी है, पनिशमेंट है, 33 में दे रखा है। और संरक्षण अधिकारी अगर ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसका कोर्ट कब संज्ञान लेगी, मतलब प्रसंज्ञान का मतलब ये होता है कब उसके मुकदमे को देखेगी, किसकी शिकायत पे देखेगी, ये 34 में दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सद्भावपूर्वक ये प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, जो भी इसमें ऑफिसर दिए गए हैं, वो सद्भावपूर्वक कोई कार्रवाई करते हैं तो उनको प्रोटेक्ट किया गया, उनको संरक्षण दिया गया सद्भावपूर्वक। और 36 में ये कहा गया है कोई अन्य लो है उसका ये लो अलग से है, कोई अन्य लो है तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए तो वो रहेगा, उसका अल्पीकरण नहीं करेगा, उसको कम नहीं करेगा। ये लो अन्य जगह मेंटेनेंस महिला ले सकती है, जैसे सेक्शन 125 सीआरपीसी में तो वो ले सकती है, यहाँ भी अलग से दिया जा सकता है, लेकिन 125 में जो भी मेंटेनेंस है उसको कोर्ट ध्यान में जरूर रखेगी। और केंद्र सरकार रूल बना सकती है, ये 37 में, ये शॉर्ट में थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं धारा 3 घरेलू हिंसा। इसका आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि घरेलू हिंसा की परिभाषा किस में दी गई है, तो धारा 3 में दी गई है। और महिलाओं के साथ कितने तरह के दुर्व्यवहार हो सकते हैं, तो शारीरिक हो सकता है, फिजिकल, लैंगिक सेक्सुअल एब्यूज हो सकती है, मौखिक और भावनात्मक ओरल और इमोशनल दुर्व्यवहार हो सकता है, और आर्थिक इकोनॉमिकल दुर्व्यवहार भी हो सकता है। तो इस 5 के अलावा एक दे दिया, जैसे सामाजिक अलगाव की घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है या नहीं, तो नहीं आता। ये 4 अगर बिंदु दिए हुए हैं तो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगी। किसी भी महिला को कोई तंग करना, परेशान करना, कोई अपने एक्ट से, किसके द्वारा, 2 थे देखो, एक तो पीड़ित कौन थी, जो महिला थी, एक था प्रत्यर्थी। तो प्रत्यर्थी के द्वारा जो घरेलू नातेदारी में साझाग्रस्ती में रह रहे हैं उनके द्वारा, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे लैंगिक रूप से, मौखिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से तंग परेशान करना, तो इस घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें कोई चाहे दहेज की संपत्ति की, दहेज की अन्य संपत्ति की मांग के संबंध में तंग परेशान करे तो भी घरेलू हिंसा में आ जाएगा, या इस बात की कोई धमकी देता है तो भी, या किसी उसका नातेदार कोई निकट संबंधी है उसको क्षतिकारित करने की, कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो भी घरेलू हिंसा में आ जाएगा। तो ये तो होगी शॉर्ट शब्दों में घरेलू हिंसा की परिभाषा। तो अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार क्या होता है? शारीरिक दुर्व्यवहार में महिला पे कोई हमला करना, कोई चोट कारित करना, कोई आपराधिक बल का, क्रिमिनल फोर्स का उस पर उपयोग करना, ये इस तरह की कोई फिजिकल एब्यूज मानी जाएगी। तो लैंगिक सेक्सुअल एब्यूज क्या होगी? तो महिला की जो गरिमा है, जो लैंगिक प्रकृति की उसकी गरिमा है, उस लैंगिक प्रकृति की गरिमा के बारे में उसका कोई अपमान करना लैंगिक रूप से, कोई भद्दे शब्दों से तिरस्कार करना उसका,
या अन्यथा कोई ऐसी बात बोलना जिससे उसको लैंगिक रूप से, सेक्सुअल रूप से उसको गाली मतलब एब्यूज देना, इस तरह का दुर्व्यवहार करना लैंगिक दुर्व्यवहार माना जाएगा। अब आ गया मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि महिला का मौखिक भावनात्मक क्या हो गया, कोई अपमान, उपहास, उसको गाली वगैरह देना, उसको संतान न होने पर गाली देना, विशेषतः नर संतान पुत्र न होने पर गाली देना, ये सब मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार में आ जाएगा। और आर्थिक दुर्व्यवहार क्या होता है? आर्थिक दुर्व्यवहार मतलब रूढ़ि प्रथा के अनुसार या कोई अन्यथा आर्थिक रूप से उसके भरण पोषण के लिए, महिला के भरण पोषण के लिए, या उसको प्रॉपर्टी में कोई राइट है या अन्यथा उसमें निहित है जो राइट, उससे रोकना या उसका भरण पोषण न करना, या उसका जो भी संसाधनों तक पहुंच है उसकी, उन जैसे उसका कोई स्त्री धन है उस तक पहुंच से रोकना। तो इस तरह का दुर्व्यवहार प्रत्यर्थी द्वारा पीड़ित के साथ साझाग्रस्ती में किया जाता है, तो ये आर्थिक दुर्व्यवहार माना जाएगा। तो इस तरह ये 3-4 तरह के दुर्व्यवहार है, जिसमें वैसे 5 हो गए। देखो, पहला शारीरिक, फिर लैंगिक, फिर मौखिक, फिर भावनात्मक और फिर आर्थिक। तो 5 तरह के दुर्व्यवहार को अलग अलग पूछ सकते हैं। संतान वाला आएगा, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक में उसका भरण पोषण हो गया, उसके मतलब जो भी वित्तीय, जो भी पैसों की जरूरत है उस पर उस तक पहुंचने ना देना उसको, या कोई मतलब स्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति, उसमें उसका कोई संपत्ति में हित है उससे वंचित करना, ये सारे आर्थिक। लैंगिक, कोई उसकी मतलब उसके शारीरिक बनावट पे इस तरह के कोई लैंगिक मतलब सेक्सुअल एब्यूज़ करना उसको, ये लैंगिक में आ जाएगा। शारीरिक, उसको फिजिकल रूप से हमला करना, आपराधिक बल का मारपीट करना, ये सब सारे। तो इस तरह की घरेलू हिंसा की परिभाषा आप समझ सकते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमें जो नए नए वीडियो हम डालते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।